नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारी खास चुनावी पेशकश लगातार जारी है, जिसके तहत लगातार कुछ घंटों तक हम इसी खास पेशकश पर बने रहेंगे। और चूंकि बात इसलिए महत्वपूर्ण आज, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ मिनटों के बाद में होने जा रहा है। चुनाव आयोग ठीक 1 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे करने जा रहा है। और इस महा कवरेज के जरिए इस चुनाव से जुड़े तमाम अहम पहलू पर हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, एक बात नोट कर लीजिए, 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार जो था वो 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव हुआ था। दोपहर 3 जैसे बजेंगे, आपकी घड़ी में जैसे 3 बजेंगे, IBC 24 पर आ जाइएगा। डंके की चोट पर अभी भी आप हैं, मुझे पता है कि लगातार देख रहे हैं, क्योंकि IBC 24 एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने पहले ही 1 महीने पहले ही ये बता दिया था 15 या 16 तारीख। हमने 7 की बड़ी बात और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बताया था आपको कि 15 और 16 तारीख के चुनाव का ऐलान होगा। देखिए, उसी पर मोहर लगी है, IBC 24 की खबर पर मोहर लगी है। यानी ठीक 1 घंटे बाद, जैसे कि हितेश व्यास जी आपको बता रहे हैं कि ठीक 1 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तकरीबन हितेश जी आधे घंटे वो अपनी चुनाव की तैयारियों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की। भाई 5 साल लगते हैं इसमें, 5 साल लगते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा चुनाव है ये। और संभवतः इसके हिसाब से जो आप बता रहे हैं तो करीब 3:20 3:25 के आसपास जो है तारीखों का ऐलान होगा। और जैसा कि अभी राहुल सौमित्र बता भी रहे थे कि IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले ये बताया था कि 15 या 16 तारीख को तारीखों का ऐलान होगा। और आज 16 तारीख को अब से कुछ मिनटों के बाद में ये तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। और यही वजह है कि चुनाव मतलब IBC 24, और इसलिए IBC 24 ने आज 10 घंटे के इस पूरे महा कवरेज के जरिए इस चुनाव से जुड़े तमाम अहम पहलुओं को आपके सामने रखने के लिए ये खास तैयारी की है। और जिसके तहत हमने लगातार शुरुआत की है। शुरुआत में हमने बात की कि पिछली बार के जो लोकसभा चुनाव हुए वो किस तरह से अलग अलग फेज में हुए, और पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में किस तरह के फेज वाइज चुनाव हुए। और अब इस घंटे में लगातार हम बात करेंगे उन अहम चुनावी मुद्दों की जिसके इर्द गिर्द इस बार का पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम राजनीतिक दल किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही देश भर की VIP सीट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कौन सी VIP सीट्स है जिसके ऊपर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिसके नतीजे को जानने के लिए सभी उत्सुक हैं, और ये भी जानने के लिए कि उस सीट से कौन उम्मीदवार मैदान में है। तो बिल्कुल जैसा कि हितेश जी लगातार बता रहे थे, लेकिन देखिए पूर्व में क्या हुआ 2019 में, वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो बस थोड़ी ही देर में, यानी बस थोड़ी ही देर में 2024 की जंग का बिगुल बजने वाला है। यानी 5 साल NDA ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इंडिया गठबंधन ने क्या किया। भाई कितने मुद्दों को लेकर आप सड़क पर गए। जब आप सड़क पर गए तो क्या आपका एजेंडा था कि जनता से जुड़ा हुआ एजेंडा था? महंगाई बेरोजगारी को लेकर कितनी बार आपने आंदोलन किया, ये सवाल जनता पूछ लेगी। ये रिजल्ट का वक्त है। और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में कमिटमेंट किए थे उसमें से कितने पूरे हुए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस अहम बुलेटिन की और बात करते हैं कि कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और किस चरणों में चुनाव होंगे। बिल्कुल राहुल, चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है कि एक तरफ NDA गठबंधन जो पिछले 10 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है और उनके खिलाफ पूरी विपक्ष एक तरह से एकजुट होने की कोशिश के तहत इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में है। तो NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन, किसमें कितना है दम, ये जानने समझने की कोशिश इसमें करेंगे। चरणों में जब, जैसे कि अभी लगातार राहुल बता रहे थे आपकी, पिछली बार जो अलग अलग चरणों में चुनाव हुए तो किस तरह से अलग अलग राज्यवार चुनाव हुए, किस चरण में किस राज्य में चुनाव हुए और राज्यवार जो चुनाव में किसे किस तरह का नतीजा हाथ में लगा, इसको भी डिटेल में बात करेंगे और साथ ही अहम मुद्दों की भी बात होगी। तो बिल्कुल 2024 के इस चुनाव के 10 बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेहरा है, जाहिर सी बात है, कौन है बताइए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे नंबर पर आइए अमित शाह हैं और तीसरे नंबर पर आइए राहुल गांधी हैं। अधीर रंजन चौधरी भी चौथे नंबर पर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया
5वें नंबर पर है। और बाकी की जानकारी हितेश जी देंगे। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार लोकसभा का चुनाव एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठित विदिशा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, लेकिन उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा है और वो सीट है राजनांदगांव, जहां से भूपेश बघेल इस बार मैदान में है। और साथ ही मनोहर लाल खट्टर ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ये मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से जिस तरह का फैसला लिया, वहां पर गठबंधन तोड़ा, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक वर्तमान सांसद को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे। डिंपल यादव ये समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, अखिलेश यादव की पत्नी है, सांसद रही हैं। और हितेश जी इनके पास एक रिकॉर्ड है कि निर्विरोध सांसद भी रहे हैं, एक रिकॉर्ड इनके पास ये भी है। बिल्कुल। और आखिरी में आ जाइए आसनसोल से, जो ताल ठोक रहे हैं और कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्रों में शामिल थे, लेकिन आज बड़े पीछे हैं। उनके मित्र में तो नहीं है हालांकि, लेकिन आसनसोल से ताल ठोक रहे हैं। और हितेश जी इनका असर देखिए कि जो बीजेपी से कैंडिडेट रहा वो इनकार कर दिया, बाद में फिर जुड़ गया। ये चलिए अब एक एक कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये चूंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं की गारंटी के दम पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से तीसरी बार मैदान है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जहां से 2014 में उन्होंने चुनाव जीता, 2019 में चुनाव जीता और एक बार फिर इसी वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी मैदान में है। और अब आ जाइए अमित शाह। हालांकि गुजरात के गांधीनगर से ये उम्मीदवार हैं और भारतीय राजनीति में खासकर बीजेपी में इन्हें चाणक्य कहा जाता है, आज के चाणक्य कहे जाते हैं। और कहा जाता है अमित शाह जहां चुनाव लड़ते हैं कभी अपना चुनाव उन्होंने हारा नहीं। और 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मार्जिन अचीव किया था, सपा बसपा जैसे मजबूत दलों के रहते हुए ये उपलब्धि थी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। गुजरात के गांधीनगर से उम्मीदवार हैं ये इस बार, और इस वक्त देश में गृह मंत्री। चलिए और अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी। आज उस न्याय यात्रा का समापन होने जा रहा है और राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी केरल के वायनाड सीट से एक बार फिर से मैदान में उतार दिए गए हैं। कांग्रेस की पहली सूची में ही इनका नाम शामिल था। इससे पहले उत्तर प्रदेश की अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं और वहां से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर स्मृति ईरानी के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार यह माना जा रहा है कि सिर्फ एक सीट केरल के वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ अपनी सीट बल्कि पूरी कांग्रेस को देश भर में किस तरह से बेहतर परिस्थिति में लेकर आ पाएंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर भी। जाहिर सी बात है, एक चीज लगातार हारने के बावजूद हौसले बुलंद है राहुल गांधी के। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, लेकिन इनके सामने छक्कों के स्पेशलिस्ट यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई चुनावी मैदान में है। अंतिम समय में आ गया। एक समय हितेश जी लग रहा था कि गठबंधन हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन ममता बनर्जी ने खेला कर दिया, गठबंधन हुआ नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। बहरहाल 2014 से ये सीट खाली है। बिल्कुल 2014 से नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आंकड़े चाहिए वो है नहीं, ये सीट खाली है। तो फिर ये भी विपक्ष के नेता है। बरहामपुर सीट है, वहां से बड़ी दिलचस्प जंग होगी। और इस बीच अब मध्य प्रदेश का एक और हाई प्रोफाइल सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में उतर पड़े हैं। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं और अपनी प्रतिष्ठित गुना शिवपुरी सीट से एक बार फिर से मैदान में है। इसी सीट से 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब केपी यादव के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी गुना शिवपुरी सीट से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। और अब आ जाइए शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जहां ये बंदा खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। और लोगों ने कहा, जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नहीं बने तो इनकी सेवाएं समाप्त होगी, लेकिन उभर कर शिवराज सिंह चौहान सामने आए और इस बार विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनकी पारंपरिक सीट भी रही है। और इसके साथ
आपको बता दें सुषमा स्वराज भी यहां से सांसद रही हैं। बिल्कुल। आप भूपेश और बघेल के इसी बारे में सीट से, जानकारी हाँ, देंगे। इसी सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं। बहरहाल बात भूपेश बघेल की, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख चेहरा कांग्रेस पार्टी का, और जैसा हम बता रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार पाटन से वो विधायक हैं, लेकिन राजनांदगांव सीट से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। संतोष पांडे यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। बहुत दिलचस्प जंग यहां पर भी देखने को मिलेगी। और मनोहर लाल खट्टर करनाल संसदीय सीट से उम्मीदवार हैं। एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और संघर्षों के दिन में इन्हीं की स्कूटर से हम लोग दिल्ली से गुरुग्राम पहुंच जाया करते थे। लेकिन अगले दिन यह हुआ कि मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम हरियाणा हो गए। देखिए, सीएम से पूर्व लग गया, तो यही कई बार हो जाता है। करनाल सीट से उम्मीदवार हैं, हो सकता है आने वाले समय में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले अगर रिपीट हो तो। डिंपल यादव की बात करते हैं। डिंपल यादव यूपी की मैनपुरी सीट से, मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ा करते थे, और अब उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर यहां से मैदान में है। और यह भी उन हाई प्रोफाइल सीट में से एक है जहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है समाजवादी पार्टी की भी। सौम्य चेहरा है, अपना चुनाव हार चुकी हैं पिछला चुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा है, आसनसोल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, टीएमसी के सांसद हैं और बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसने मना कर दिया, पहले मना कर दिया, उसके बाद समझाया गया, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बुलाया गया, तब वो बंदा बोला कि हां लड़ेंगे चुनाव। तो ये जलवा है शत्रुघ्न सिन्हा का। तो चलिए, कुल मिलाकर अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देख रहे हैं कि ये पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। हमारे साथ में एक एक कर सबका तारुफ करा दें। संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रमोद दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभापति हैं रायपुर नगर निगम के, बहुत स्वागत एक आपका। और परिचय है कि पिछला लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नवोदित मेहरा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और नवोदित मेहरा जी से भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में जो तमाम अहम मुद्दे हैं जिसका जिक्र हम लगातार इस कार्यक्रम में करेंगे, उसमें किसके पलड़े को किस रूप में वो देखते हैं। और इस तरह से मध्य प्रदेश के गेस्ट भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी आपके सामने करा दें। तो गुंजन चौक से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं। गुंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बिल्कुल शुरुआत संजय श्रीवास्तव जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आप स्टूडियो में मौजूद हैं, थोड़ा देर से हैं लेकिन यहाँ टाइम पे हैं। तो इंडिया और जो इंडिया गठबंधन है और आपका एनडीए गठबंधन है, 400 का पार का नारा दे दिए हैं, बल्कि पार का नारा आपने दिया है। इसके पीछे क्यों है भाई? क्यों आप कह रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे? कुल 543 तो सीटें ही हैं। जी, आपने ठीक कहा। और 543 सीट है। और मैं ये भी बता दूं कि जो भाजपा है वो 543 सीट पर नहीं लड़ रही है। हम अपने सहयोगी साथियों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमारा विश्वास है कि हमने जिस तरीके से 2014 में एक लक्ष्य तय किया था और 282 सीटें हमने प्राप्त की थी, उसके बाद हमने लक्ष्य को बढ़ाया और काम के आधार पे 5 साल जो हम लोगों ने काम किया, तो आपने देखा कि 303 सीटें हमने प्राप्त की और इस बार लक्ष्य हमारा 370 का है। और कुल मिलाकर एनडीए का कि 400 पार हम करेंगे। ये हमारे 10 साल का, पिछले साल का काम है, सभी वर्गों के अंदर में जो काम हमने किया है। और अन्य जो हमारे जो सहयोगी दल हैं उनकी भी जो अन्य क्षेत्रों में जो पकड़ है, अन्य क्षेत्रों में जो उनकी धमक है, उसके आधार पर हमने 400 पार का आंकड़ा दिया है। निश्चित रूप से कोई भी चुनाव जब लड़ा जाता है तो काम तो होना ही चाहिए, आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। लक्ष्य लेकर काम किया जाता है तो उसको पार पाने के लिए पूरी ताकत और मेहनत के साथ में काम किया जाता है और हमने ये काम किया है। हमने चाहे प्रदेश में भी जो चुनाव 2024 में संपन्न हुए या फिर हम 2014-19 की बात करें, उस लक्ष्य को भी हमने प्राप्त किया है। या फिर मैं ये कहूं कि 1980 से भी
हमने जिस तरीके से 2 सीटों से आगे बढ़ते हुए 84 और फिर हमने 89 सीटें, फिर हमने धीरे 119 और 182 सीटें प्राप्त करते करते आज हम 300 पार हो चुके हैं। तो अब हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से यह है कि 400 सीटें हम पार करें। तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारा नेतृत्व है, नीयत है और जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद पूरे देश में है, सभी प्रदेशों के प्रमोद जी, भारतीय जनता मुझे लगता है पार्टी ये 400 का आंकड़ा हम पार करेंगे। 400 का आंकड़ा पार करने का दावा भी कर रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता हर मंच से 400 पार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार गठबंधन के सहारे है और कई अलग अलग विपक्षी दलों को एक साथ लाकर एक मंच पर लाने की कोशिश की। गठबंधन टूटते रहा, कई सारे पार्टी के जो दल थे वो छिटक भी गए, कुछ लोग साथ में अभी भी हैं। आपको क्या लगता है ये जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है 400 पार का, बड़ी चुनौती आपको सीधे दे रहे हैं? स्वाभाविक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, बड़े चुनाव होते हैं और चुनौतियां तो होती है, पहली चीज। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के साथ गठबंधन में है। इंडिया की अगर बात करें तो हम 26 दलों के साथ हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि 11 राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है जिसमें हमारा अलायंस हुआ है। तो हम लोग सब मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं और हमें ऐसा अनुमान है कि बेहतर हम करेंगे, क्योंकि साउथ की अगर बात करें या नए राज्यों में हम तेलंगाना की बात करें जहां कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में बनी, हिमाचल में बनी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे जो मतों के अंतर हैं वो मत हमें जो पिछले बार विधानसभा में प्राप्त हुए थे उतने ही मत हमें अभी प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया गठबंधन है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे जो गठबंधन है वो भी बहुत मजबूत हैं। राज्यों में जो हमने कहा उसे हमने करके भी दिखाया। आज हमारे सामने ये चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियां उस प्रकार की हैं कि सामने जिन लोगों ने जिस प्रकार के वादे किए, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के दलों ने, तो अगर मैं कहीं एक मात्र पहली पृष्ठभूमि की अगर बात करूं कि 2019 में अगर आपने वादे किए, उसमें पहले ही था कि किसानों की आय 2022 तक के दुगुनी कर दी जाएगी। पहले ही बॉल में जिन लोगों ने आउट हो गया, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो समय समय पर जो 75 वादे हैं जनता निश्चित रूप से पूछेगी। इंडिया गठबंधन के अपने मैनिफेस्टो बनाए गए हैं जो काफ़ी आकर्षक हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो। आपका प्रमोद जी आकलन क्या कह रहा है? आप ये तमाम जो मुद्दे बता रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या कहता है? क्योंकि बीजेपी तो कॉन्फिडेंस से कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे गठबंधन के साथ और 370 से ऊपर जाएंगे अकेले। नहीं, ये देखिए, मैं तो बता रहा हूं ना कि इंडिया गठबंधन जो है वो स्पष्ट बहुमत में आएगी और हम वो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने परफॉर्मेंस होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन है, लेकिन इंडिया जो गठबंधन है, जिस प्रकार से 11 राज्यों की मैंने बात की, अन्य जगहों पर अभी वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। ये आप मानकर चलिए और वक्त भी जरूर बताएगा। जी राहुल, ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके पीछे गुंजन चौकसे जी 11 राज्यों में जहां पे सरकार है वहां कांग्रेस ने गठबंधन किया है। ये कह रहे हैं रायपुर से कि 400 का जो आपका आंकड़ा है ना, पूर्ण बहुमत तो हम लाएंगे। देखिए, कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी है कि जब उनका नाम आता है तो सबसे पहले तो सवाल होते हैं कितनी कांग्रेस और किसकी कांग्रेस। ये जो हाथ का पंजा है ना, ये जो 5 उंगलियां दिखाती है कि विभाजित, बिखरी, टूटी फूटी, बिखरी पार्टी है। ये एक कांग्रेस पार्टी चलती है दिल्ली से, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चलाती हैं। दूसरी कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी चलाते हैं। तीसरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी चलाते हैं छिंदवाड़ा से, और जो कसर बची थी वो जीतू पटवारी जी चलाने लगे हैं। तो देखिए, जो पार्टी जिसका अस्तित्व नहीं बचा है, जिसका वजूद नहीं बचा है, जिसका शीर्ष नेतृत्व ये नहीं तय कर पाता कि उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है या उसे कांग्रेस में रहना है, जिसका कार्यकर्ता आए दिन आप न्यूज़पेपर से आप शुरुआत अब हमारी होती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, रीति नीति से प्रभावित होकर आए हैं। तो वो पार्टी जिसका अस्तित्व नहीं बचा है, जिसको जनता ने अब बहिष्कार किया है। 2023 के चुनाव में आपने और सबने देखा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिस तरह यहां करारी हार कांग्रेस को देखने को मिली, ये दर्शाता है कि अब जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है कांग्रेस के लिए चुनाव क्या है। कांग्रेस के लिए चुनाव है सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद पर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है विकासवाद पे। कांग्रेस के लिए चुनाव है अपने अपने बेटे को बचाने के लिए। चलिए धर्मेंद्र जी, जनता पार्टी के लिए गुंजन जी जो है बचाने के लिए बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने वार करने की कोशिश की है। धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव है वो सिर्फ परिवारवाद के ऊपर चुनाव है, परिवार के लेकर है। दूसरी बात ये कि एक तरफ
आरोप बीजेपी ये भी लगाती है कि आप लगा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आपके पार्टी के अपने ही नेता आपसे जुड़ के नहीं रह पा रहे हैं। लगातार कोई एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता आपका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो ऐसे में कैसे जंग जीतेंगे? से अजय प्रताप सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नमस्ते कर दिया, टाटा बाय बाय कर दी। अब गुंजन जी से मैं पूछूंगा और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं से पूछूंगा, ये बात करते हैं मोदी जी की गारंटी की, किस बात की मोदी जी की गारंटी? मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देने की, क्या वो गारंटी पूरी हुई? मोदी जी ने वादा किया था, गारंटी दी थी महंगाई कम करने की, 400 का सिलेंडर 1000 पार कर गया, क्या वो गारंटी पूरी हुई? मोदी जी ने वादा किया था काले धन को लाने का, विदेशों में जो स्विस बैंकों में काला धन जमा है उसे भारत लाने का, बल्कि वो काला धन हिंदुस्तान में ही बढ़ गया। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काला धन अपने खाते में डाला है, क्या वो गारंटी पूरी हुई? 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, तब वो गारंटी पूरी हुई? मोदी जी के द्वारा जितनी गारंटी दी गई, अब भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, वो मेरे एक सवाल का और जवाब दे दें। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, क्या हुआ उन स्मार्ट सिटियों का? इनके सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, क्या वो गांव अभी भी गोदी में है या विकसित हो गए? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी झूठे जुमले दिए गए, एक भी झूठा जुमला आज तक पूरा नहीं हुआ। भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को गहराई से देख रही है। और आप ये मानकर चलिए, अभी लोकसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे युवाओं के लिए रोजगार का सृजन, जो भारतीय जनता यानी युवाओं के भरोसे बैठी हुई है कांग्रेस, सरकारों ने युवाओं के भरोसे। हालांकि धर्मेंद्र शर्मा जी, आपको किसी ने रोका नहीं था, डिजिटल युग है, अगर आदर्श ग्राम विकसित नहीं हुए तो फोटो अपलोड कर देते, बहुत सारे सोशल साइट्स है। बहरहाल जहां पे जाना है कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को, दिल्ली जहां बैठना है, वहीं से हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, इन सब की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। नवोदित मेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस पैनल में। आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों पक्षों की बात, बीजेपी और कांग्रेस की बात सुनी। कांग्रेस कह रही है कि हम 11 राज्यों में जहां पे सरकार है वहां से गठबंधन किए हैं और उसके भरोसे उन्हें यकीन है कि हम आ जाएंगे पूर्ण बहुमत में। लेकिन बीजेपी तो अलग ही फॉर्म में है, चाहे संजय श्रीवास्तव जी हो या फिर गुंजन चौकसे जी, कह रहे हैं कि हम तो 400 के पार ही रहेंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको आईबीसी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक ये सटीक आपने जो भविष्यवाणी की है ना कि 16 तारीख को इलेक्शन अनाउंस होंगे और वो पूरी हुई, और ऐसा किसी भविष्यवाणी नहीं आई है अभी तक। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर। जहां तक देखिए आज के संदर्भ में हम बात करें तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी जी आज के जमाने में एक कल्ट फिगर के रूप में उपस्थित हुए, जो जनमानस में वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, राहुल जी भी अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि वो उभर के आए और एक नेतृत्व प्रदान करें। न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की है, अलग-अलग कार्यक्रम उन्होंने किए, परंतु आज पूरा का पूरा आज भी विपक्ष बिखरा हुआ है और इस विपक्ष के बिखराव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नरेंद्र मोदी का कल्ट फिगर होना ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि 2019 के बजाय आज 2024 में लगभग 6% वोट बढ़े हैं, और ये जो बढ़ा हुआ है ये युवा लोग आए हैं इसमें, और जिस युवा में लगभग जो मेरे आंकड़े हैं जो मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लिए हैं, लगभग 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं इसमें शामिल हुई, जो 18 वर्ष से 29 वर्ष के। तो ये 2.5 करोड़ का जो एक डेटा है, जो हमारे युवाएं हैं जो वोटर बने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेंगे हमारे वोटिंग पैटर्न में। नवोदित जी, इन सब के बीच में चूंकि हम 400 पार की बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली जमीन पर जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चुनाव है तो राजनीतिक दल जो है वो अपनी तरफ से दावे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर जमीन पर देखें कि दक्षिण भारत का तमाम वो राज्य जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बने हुए हैं,
लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तमाम दक्षिण भारतीय राज्यों में पहुंच रहे हैं। कल भी वो तमिलनाडु में थे और तमिलनाडु में उन्होंने कन्याकुमारी से ये बात कही कि यहां से जो लहर उठेगी पूरे देश भर में चलेगी। लेकिन क्या आपको जमीनी परिस्थितियों के आधार पर दक्षिण भारत के राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य, तमाम स्थितियों में देखते हुए आपको यह पॉसिबल या संभव नजर आता है 400 पार का नारा? देखिए, 400 पार का नारा अगर आप प्रत्यक्ष रूप में देखें तो यह संभव नहीं है, 400 नंबर पार करना बीजेपी को, क्योंकि दक्षिण भारत, जैसा आपने कहा हितेश जी, दक्षिण भारत में इनकी प्रेजेंस नहीं है। ये हिंदी हार्टलैंड में, जो मेरा अनुमान है कि हिंदी हार्टलैंड में बहुत बड़ी विजय इनको मिलेगी। संजय जी, दक्षिण भारत एक चुनौती अभी भी बना हुआ है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री खुद लगातार वहां पर जा रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी हमने देखा कि लगातार तमाम अलग अलग राज्यों में पहुंचे, उसके बाद भी ये दक्षिण का तिलिस्म क्या तोड़ पाएगा आप इस बार? क्योंकि 400 पार का नारा अगर पूरा करना है तो दक्षिण के तिलिस्म को तोड़ना होगा, और कैसे होगा? देखिए हितेश, राजनीति कहें या किसी भी क्षेत्र में कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता है। यदि हम पीछे जाएं, यदि मैं पीछे जाऊं, एक समय हमारी प्रेजेंस जो हमारी थी इस राजनीति में, चुनाव में, हम कहाँ थे? देश आज़ाद हुआ 1947 में, चुनाव 1952 में, पहले चुनाव 1980 में बनी हुई पार्टी जब हम 84 में लड़े तो हमें कोई स्वीकार नहीं करता था, हम केवल 2 सीटों पर थे। लेकिन यही बीजेपी जो कभी कहते थे कि असंभव लगता था लोगों को कि हम प्योर मेजॉरिटी के साथ पे इस देश के अंदर में सरकार बनाएंगे, ये परिस्थितियां नहीं थी। लोगों को लगता था गठबंधन में ही सरकारें चलेंगी। लेकिन आपने देखा कि कैसे 2014 में हमने उस जो फिगर था उसको पार किया, फिर हमने 300 को पार किया, उसको आगे बढ़ाया। तो ये कहना कि हम 400 पार नहीं कर सकते या 370 हमने जो अपना व्यक्तिगत रूप से जो बीजेपी ने अपना टारगेट फिक्स किया है उसको हम पार नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र में चूंकि अब कांग्रेस तो साफ है, वहां पर रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना प्रभुत्व अनेक कारणों से बनाया, वो सब आप स्वयं जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी मेहनत चल रही है, हमने कर्नाटक के अंदर में सरकार बनाया ना प्योर मेजोरिटी के साथ में, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनाया। तो हमारी मेहनत तेलंगाना में चल रही है, हैदराबाद में भी चल रही है, तमिलनाडु में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उड़ीसा के अंदर में हमारा इस बार का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मुझे लगता है ये सब हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 10-20 सीट ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। लेकिन हम इस बार निश्चित रूप से पिछला जो चुनाव से आगे बढ़ते हुए जिस लक्ष्य को हमने तय किया है, लक्ष्य हम करेंगे तब हमारा प्रयास होगा, प्रयास जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कोई चीज असंभव नहीं है। नॉर्थ बेल्ट है या हिंदी क्षेत्र जो आपने कहा है कि वहां हमने बेहतर किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब दक्षिण क्षेत्र में भी हम अपने कामों के आधार पर, ऐसा नहीं है, कामों के आधार पर जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी हम मेहनत कर रहे हैं, वहां जब हमको लगता है कि हमारे को कुछ नहीं है तो भी हम वहां मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हम सीटें प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कामों के आधार पर जिस तरीके से फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर में सभी राज्यों को किया है, नॉर्थ ईस्ट में कभी हम, संजय जी ने एक नेतृत्व बताया है और दूसरा बताया है काम। इन्होंने 2 चीजें बताई है 400 के पार। प्रमोद दुबे जी, क्या आपको बहुत ही हल्के में ये लोग ले रहे हैं? चूंकि आंकड़ा तो 272 का है भाई, 272 आप पाएंगे, सरकार बना लेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। ये 400 का जो टारगेट इन्होंने सेट करके रखा है, क्या वाकई 2014, 2019 के बाद 2024 में राम मंदिर 370 और CAA को लागू करने के बाद ये आपको बड़े हल्के में ले रहे हैं? राहुल जी हैं ये तो ये जाने, लेकिन सीधा मैथमेटिक्स अगर आप देखें तो उत्तर भारत में लगभग 286 सीटें हैं, जहां बीजेपी मैक्सिमम में है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 9 सीट में है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 28 सीटों पर है। उसी प्रकार तो घड़ी में 12 जब बजता है ना राहुल जी, उसके बाद 1 तो बजता है, उसके बाद 2 बजता है, फिर 3 बजता है। जितने नॉर्थ इंडिया में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से वो मिल चुकी। अब 12 के बाद कांटा 1 में आएगा, 2 में आएगा। उसके बड़े कारण है। अब दक्षिण भारत में जहां तक अपनी मेहनत की बात है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत साल से वो मेहनत कर रहे हैं, तब भी स्वीकार योग्य नहीं है। हम अभी उत्तर में मेहनत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल जी अगर बात करें, हम प्रैक्टिकली अगर बात करें, स्वीकार योग्य नहीं है, क्या जरा बताइए। आपने कहा स्वीकार योग्य नहीं है, नहीं मतलब उन्होंने भाई अभी हमको अस्वीकार किया गया ना छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, अभी हमको मध्य प्रदेश के अंदर अस्वीकार कर दिया ना, ठीक है, हम फिर से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। उसी प्रकार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया गया था, अब वो वहां मेहनत कर रहे हैं, हम उत्तर भारत में मेहनत कर रहे हैं दक्षिण भारत के साथ साथ। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
आत्मविश्वास में नहीं, अति आत्मविश्वास की बात करती है। लेकिन हम अपने मैनिफेस्टो, अपने आइडियोलॉजी, अपने गठबंधन के साथ साथ हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है राहुल जी के नेतृत्व में या अन्य जो गठबंधन के हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारी यात्रा निकली उसमें जो हमको फीडबैक मिले, उस आधार पर हम ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर भी अगर लेकर आना है इसको, तो छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतने का भी भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है। पिछली बार 2 सीटें आपके पास में थी और लगातार कार्टून वार या तमाम चीजें पोस्टर वार के जरिए भी रणनीति बनाई जा रही है और अब तक आप लोग प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाए हैं। हालांकि मीटिंग होगी और उसके बाद तय होगा, 18 तारीख की तारीख जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 11 की 11 हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश में 29 की 29। इसको किस तरह से देखते हैं? हितेश जी, ये तो वक्त बताएगा, 2 महीने की बात है। 5 सीट ऐसी है। अरे वो तो डंके की चोट पे अभी बता रहे हैं। अरे भाई अभी बता दे रहे हैं, अभी संजय जी यहाँ बैठे हैं, अभी बता रहे, तो आप भी बताइए अभी। तो हम भी वो तो देखेंगे, रिजल्ट आएगा हम तो बता रहे हैं, लेकिन हाँ। डंका और चोट के आधार पर नहीं बता रहे हैं। अच्छा। हम आपको फैक्ट, जो फाइल है, जो धरातल में हम काम कर रहे हैं, उस आधार पर हम आपसे बात करना चाहते हैं राहुल जी कि 5 सीट ऐसी है छत्तीसगढ़ की जहां कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी संख्या ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी उनका ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां सलवटें तो पड़ चुकी हैं। तो आज देखिए आप कि जांजगीर लोकसभा की अगर बात करें, 8 में 8 सीट कांग्रेस की है। अगर हम कांकेर की बात करें, 5 सीट कांग्रेस के पास है, राजनांदगांव में 5 आपके पास है। बिल्कुल। ठीक, इसे आंकड़ा पड़ जाए। गुंजन चौकसे जी ये संजय जी, मैं आ रहा हूं के पास, वो भी आप ही की प्रवक्ता है, आप ही के दल की हैं। ठीक है गुंजन जी। हाँ, तो ये गुंजन जी कह रहे हैं कि हम धरातल पे हैं। यहाँ रायपुर स्टूडियो से प्रमोद दुबे जी, हम धरातल पे, हम हवा हवाई बात नहीं करते हैं। हाँ। आप क्या हवा हवाई बात कर रही हैं क्या? जरा बताइए तो। राहुल जी, प्रमोद जी की बात की शुरुआत आपने सुना था, उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपको राजनीति का मैथमेटिक्स बताता हूं। तो यही है कांग्रेस की असली चाल, असली चरित्र, असली चेहरा। इनके लिए राजनीति मैथमेटिक्स पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति सत्ता या कुर्सी का एक अवसर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जो अवसर है, जनता का सेवा और जनता के विकास को मानती है। और मैं आपको आधार बताती हूँ, ये जो 29 की 29 सीटों का हम विश्वास देते हैं ना, ये हमारे कार्य के लिए देते हैं। महिलाओं को सशक्त किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। युवाओं को स्वावलंबी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। किसानों का कल्याण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीबों का उत्थान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, इस काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये बात रखती है, जिस तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में यकीन रखने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये उसका आधार है। भारतीय जनता पार्टी अगर 29 की 29 सीटें का विजय का लक्ष्य बनाती है, तो वो जनता ने वो समर्थन दिखाया है, वो प्यार, आशीर्वाद जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आज साकार किया है। सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं ना बहस में, सभी को कर लेते हैं। संजय जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को सुन के। धर्मेंद्र जी, हवा हवाई नहीं, जनता से पूछकर, जनता से बात करके इन्होंने 29 सीट का संकल्प लिया है। जैसा कि राहुल जी, मैंने आपके माध्यम से पहले, राहुल जी आपके माध्यम से मैंने पहले भी इनसे पूछा, क्यों जनता इनको 400 पार सीट देगी? आपने जितने झूठे वादे किए, एक वादा पूरा नहीं कर पाए। 10 सालों में देश के द्वारा बनाई गई जो संपत्ति थी, वो आपके प्रधानमंत्री द्वारा बेचा गया, अपने व्यापारी मित्रों को दिया गया। हाँ। 10 साल में कोई एक बड़ी योजना जो मोदी सरकार ला पाई हो, आपने क्या किया? हमारे पूर्वजों द्वारा। धर्मेंद्र जी सुन लेते हैं ना, सरकार, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए पहले। देखिए, आपने कहा एक वादा भी नहीं किया। अगर ऐसे कहेंगे तो करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये संजय जी हमको बीच में टोक देंगे, कहेंगे 370 हमने 19 में किया था। ये कह देंगे राम मंदिर निर्माण की बात कह देंगे, ये सीए की बात कर देंगे। कुछ वादे बोलिए, नहीं सुनिए, कुछ वादे या ज्यादातर वादे, कुछ वादे या ज्यादातर वादे, ऐसा बोल दीजिए ना। सुनता लीजिए, मुझे पूरा कर दीजिए। आपने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है। धारा 370 हटाई, अच्छी बात है। आपने कहा एक भी बात नहीं ना। युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? हाँ, ये हुई बात। हाँ, बताइए महंगाई का क्या हुआ? आप बताइए। आप भ्रष्टाचार और काले धन की बातें करते थे, आज आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से खुद काला धन इकट्ठा कर रहे, पूरे देश को ठगने का काम कर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 सालों का मोदी जी की सरकार का एक ऐसा कार्य बताते
जिससे जनता के जीवन में कोई सुधार हुआ हो। ये बताइए संजय महंगाई जी, से बड़ा सवाल एक कार बेरोजगार है। मुस्कुराने से काम नहीं वो कह रहे चलेगा। हैं कि राम मंदिर आपने बना दिया, बहुत अच्छी हाँ, बात है, लेकिन लोगों के रोजगार का वादा भी तो आपने किया था, कहाँ देखिए, गया वो निश्चित रूप से, रोजगार? देखिए, और कांग्रेस से कह रही है कि हम तो आएंगे तो रोजगार की गारंटी देंगे। देखिए, बताइए। मुझे समय दीजिए। ये रोजगार की गारंटी सन 1952 से दे रहे हैं, पहले चुनाव से, और गरीबी हटा रहे हैं 1952 से। जब से इंदिरा जी थी तो राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार निकल गया, ये तब से रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, गरीबी हटाने का काम कांग्रेस कर रही है। पहली बात। दूसरा बात, यदि कांग्रेस अपने मुकालते पे है कि हमने कुछ काम नहीं किया और आप सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा ही चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसा ही विचार करते रहे। 2014 में आपने अपोज किया, हम जीते। 2019 में आपने तमाम प्रकार के आरोप लगाए हमारे ऊपर में, नोटबंदी के ऊपर में, जीएसटी के ऊपर में, हम और सीटें जीते प्राप्त करके आए, और लगभग वही स्थिति इस बार होना है। फिर भी मैं मुद्दों की बात करूंगा। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान है ये। आपने तो 58 वर्ष का आप हिसाब नहीं दे सकते 60 वर्ष में कि आपने कितना रोजगार दिया, आपने कितनी गरीबी हटाई, लेकिन हम पर सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, इस देश के अंदर में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तक डेवलप नहीं कर पाए थे 60 वर्षों के अंदर में। आज कम से कम आप निकलते होंगे ना, मेरे मित्र जो है भोपाल से बैठे हैं, आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अब सुनने की बात तो करिए। अगर पूर्ववर्ती सरकार अरे का अच्छा नाम सुनिए, आया होता, अब तो संजय जी आप बेच क्या रहे हैं? ये अरे बता मेरी बात तो दीजिए। सुनिए। हाँ सुनिए, उस पर भी आ रहा हूं। पूर्ववर्ती इस पर भी आ रहा हूं। सुनिए सरकार एक मिनट सुनने की आदत डालिए। या कांग्रेस की सरकार हो, जो बेचने वाली मोदी जी बात के है बाद ना, देश नहीं सुनिए। बना। मोदी जी से पहले सुनिए देश ने तो, बहुत कुछ अपने आप बात को बना बोलिए। लिया था, और वही मोदी जी बेच रहे हैं। चलिए, आप ठीक ये है। गलत बयान मत ठीक है कि करिए। कांग्रेस IBC से 24 ठीक जैसे है, सुनिए प्रतिष्ठित ना, चैनल पर बैठकर नहीं आप सुनिए, गलत अब बयान ऐसा कर है, रहे हैं। क्या नाम है मेरे मित्र, जरा अपन बात कर ले, 1 to 1 बात कर ले। हाँ। जो कंपनियों को बेचने का काम है, ये विधेयक लेकर कौन आया था 1993 में? जरा पता लगाइए, आप पढ़े लिखे भी हैं तो। अरे ये बताइए। नरसिम्हा राव की सरकार आप थी। बताइए, बनाया सुन लीजिए, किसने? सुन लीजिए, अरे बनाया किसने? नरसिम्हा राव आपने की कहा सरकार नहीं हुआ। आगे 1993, बताइए, बनाया तब किसने? ये विदेशी कंपनियों को, ये कंपनियों को बेचने का विधेयक आपने लेकर आया, ये दर्ज है। ये वो नहीं आर्टिकल 370 का जो आर्टिकल डी आपने गायब कर दिया था, जिसको हमने ढूंढ कर लाकर ये काम किया है। यही काम आप लोगों ने किया है, कर्म आपने किया, हम पर आरोप लगाते हैं। अरे हम तो 10-12 साल से सरकार में है, ये काम आपने किया कंपनियों को। 33 कंपनी एक साथ, उसका नाम मैं आपको बता सकता हूं, उन कंपनियों को बेचने का काम किया है। कम से कम इसका अध्ययन करके आया करिए। दूसरी बात, यदि अभी प्रमोद जी मेरे साथी हैं, मेरे मेरा मित्र, जवाब बहुत ले अच्छे लीजिएगा। मित्र हैं, इन्होंने कहा कि पिछली बार ऐसा था, ये था, हम इस बार इतनी सीटें जीते, उतनी सीटें जीते, इस बार हम जीत जाएंगे। मेरे मित्र प्रमोद जी को मालूम है कि 2018 में आप 68 सीटें जीते थे, फिर 71 पे आ गए थे। 19 में आपको कितनी सीटें मिली? यहां पर 11 में से 9 सीटें हम जीते। बस लेकिन वैसे फिर अभी भी- लोकसभा में होगा। सुनिए, बस वैसे अभी फिर भी- लोकसभा में होगा। फिर भी यदि आपको लगता है आप कि आपका चिंता न वो कीजिए। कैलकुलेशन ठीक है, जो आप अभी मैथमेटिक्स कर रहे थे, यदि यही कैलकुलेशन राहुल गांधी स्टाइल में आप लोगों के पास है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसी तर्ज पर चुनाव लड़े, आप इसी तर्ज पर चुनाव लड़े। अरे केंद्र में तो हम 1998-99 से ला रहे हैं, जब आप सरकार में थे दिग्विजय सिंह के। 8, 9, 10, 9, 8 लगातार हम 8-9 सीटें से कम कभी नहीं गए। केंद्र में आप पूरी तरीके से साफ हैं। चलिए, वहां जहां पर पहुंचना चाह रहे हैं आप बीजेपी दोनों का लोग, एक समर्थन मिनट, है। एक मिनट। छत्तीसगढ़ के संजय अंदर जी, में संजय कुछ जी। राज्यों के अंदर में जरूर आप आ जाते हैं संजय जी, गलत एक वादों बात, के संजय जी। आधार पर। एक सेकंड, संजय जी और धर्मेंद्र जी, आप लोग जहां पहुंचना चाह रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। मेहरा जी इंतजार कर रहे हैं, आपको इतनी गौर से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मेहरा जी, वो कब वक्त आएगा टेलीविजन पर जब हम मुद्दों पे बात करेंगे और न संजय जी की आवाज तेज होगी, न धर्मेंद्र जी की आवाज तेज होगी, न गुंजन चौकसे जी की और न प्रमोद दुबे जी की। चले गए, कमांड आ गई, चला गया मैं। हम सब चाहते हैं कि ऐसा वक्त आए, ऐसा समय आए कि जिस समय हम मुद्दों की बात करें। कोई भी चुनाव, राहुल जी आप मुझसे सहमत होंगे कि पब्लिक परसेप्शन का खेल होता है, कोई भी चुनाव। तो जहां तक मेरी जो समझ है, और मेरी समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल एक पब्लिक परसेप्शन बनाने में सफल हुए, और विपक्ष अभी स्ट्रगल कर रहा है कि मैं कितनी सीटों का क्लेम कर सकता हूं, मेरा पब्लिक परसेप्शन कैसे ठीक किया जाए। ये यात्रा सर्टेनली उसमें डिविडेंड मिलेगा, परंतु पब्लिक परसेप्शन बनाने में ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक सफल नजर आ रही। बिल्कुल नवोदित जी, इन सब के बीच चुके, जिससे पहले हमने मोदी के नारे की बात की, मोदी के अभियान की बात की, मोदी के चेहरे की बात की। विपक्ष भी जिस तरह से गठबंधन चल रहा है, कई राज्यों में चूंकि ये गठबंधन हो नहीं पाया, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन नहीं पाई, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो गई है, गठबंधन हो गया है और 2 से 3 दल मिलकर विपक्ष की तरफ से भी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो विपक्ष के इस पूरे अभियान को और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के इस पूरे अभियान को
आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि रोजगार की गारंटी की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, महंगाई के मुद्दे की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, ये मुद्दों तक क्या उनको लेकर जनता के बीच में जाकर परसेप्शन सेट करने में कामयाब हो पाएंगे? आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए हितेश जी, मेरे नजरिए से अभी भी विपक्ष एकजुट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के सामने, वोटरों के सामने रखे हैं, वो अभी मानस पटल पे हावी है। नंबर 1 राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है, 370 का मुद्दा। अभी हम बोल रहे हैं G20, बार बार लोगों को याद कराया जाता है कि G20 इस देश में हुआ है। पीएम आवास की योजना, जनधन औषधि, जनधन का अकाउंट खुलना, ये पब्लिक परसेप्शन से दूर नहीं किए जा रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और महंगाई का मुद्दा कहीं विपक्ष वो दब के रह गया है, वो है, उस मुद्दे से इंकार नहीं कर सकते आप, महंगाई से इंकार नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयड से इंकार नहीं कर सकते, परंतु पब्लिक परसेप्शन क्या बना है उससे अपने को देखना पड़ेगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड हितेश जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और पहली बार दोनों प्रवक्ताओं को शामिल कीजिए, प्रमोद जी भी और यहां से धर्मेंद्र जी भी। धर्मेंद्र जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। ये मुद्दे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि मुद्दे हैं, वो इंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वो जनता तक पहुंचा नहीं पाए हैं भाई साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रीम मीडिया से जो अपना गठबंधन किया हुआ है, स्ट्रीम मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो मीडिया का एक तबका है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाता तक नहीं है। आप बताइए, राहुल जी एक दिन में 2 सभाएं लेते हैं, इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, कौन सा चैनल कवरेज देता है? केवल मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है, उसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये बात भी है और मीडिया भी एक्सपोज हुआ है। आप चले जाइए कहीं भी जनता के बीच में, जनता दौड़ से ही उन चैनलों का आईडी देखती है और बोल देती है गोदी मीडिया है। उन चैनल की आज रेपुटेशन पूरे देश में बर्बाद हो गई है और उन लोगों को आने वाले टाइम में पछताना पड़ेगा, क्योंकि पहले मीडिया का प्रमोद जी, सत्ता से सवाल प्रमोद जी, क्या आपको भी उल्टा हो रहा है? मीडिया के ही ऊपर ठीकरा फोड़ना है, या प्रमोद जी आपके पास बताने के लिए वाकई में कुछ है? जो बात नवोदित जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जैसा आप धर्मेंद्र जी ने पूरा ठीकरा जो है वो मीडिया के ऊपर फोड़ दिया, आपको भी क्या लगता है यही होना चाहिए? हितेश जी, ये आप खुद देखिए, जो लोग, एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट आना, बस ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जिसका इंतजार हम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो थोड़ी देर में पीसी करने वाला है। अब मुश्किल से 20 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है और तैयारियां हो रही हैं। थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान सबके सामने होगा। ये विज्ञान भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भवन में ही इलेक्शन कमीशन की पीसी आज होनी है। जी प्रमोद जी। हितेश जी, पिछली बार अगर कहीं हम पन्ना पलटें तो 157 कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लाकर अपने यहाँ टिकट दी। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, उनके यहाँ कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। इतने सारे लोगों को रोज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भय तो है, कहीं ना कहीं आप जिन चीज़ों को नहीं किया है, 75 वादों के साथ आप 2019 में आए, वो क्या माननीय मोदी जी की गारंटी नहीं थी? अब आप बताइए कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी जिसमें से आपने लगभग 36 वादों को पूरा नहीं किया, तो आज गारंटर जो लोग थे वो वारंटी में बदल गई है। तो कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों को देख रही है। इसके उलट हमने अभी क्या लोगों के बीच में जाकर हमने परफॉर्मेंस की बात कही, महिलाओं को 1 लाख रुपया हम साल में देंगे। प्रमोद जी देखिए, कोई भी आप ग्राउंड पर कितना काम करते हैं इसका उदाहरण तो चुनाव देता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, आपको 67 सीट मिली थी कि नहीं मिली थी छत्तीसगढ़ में? मिली थी ना? बिल्कुल। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था, आप लोग कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, छत्तीसगढ़ में आप कह रहे थे कि रिपीट होंगे, तो ये तो इन चुनाव में तो नहीं दिखा जो आप कह रह रहे हैं ग्राउंड पे बात। राहुल जी, हाँ, ये मृग मरीचिका की भांति होती है। मृग मरीचिका? हाँ, कई बार हिरण जो है ना, उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो जा करके वो वहां पर धूप को पानी समझकर चली जाती है और शिकार हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ये क्वालिटी तो थी,
कि उन्होंने अपने ऐसी चीजों को परस दिया, जनता को दिग्भ्रमित कर दिए, वोट ले लिए। ये भ्रमित करते हैं संजय जी आप जनता को नहीं, एक मिनट, जनता को आपने भ्रमित करके वोट लिया है। अब समझ ये लीजिए। बड़ा एलिगेशन है, बड़ा आरोप लगाया है प्रमोद दुबे जी। अब समझ लीजिए आप कि लोग जनता के जनादेश की यदि इस तरीके से व्याख्या करें तो पार्टी जनता के प्रति कितनी गंभीर होगी, इस बात को आप इस विषय से, इस वक्तव्य से समझ सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जीत हार होती है और उसको स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई। लोग तो ये कहते थे, मैं भी कहता था, 5 साल के रिकॉर्ड को निकाल के देख लेंगे, भ्रम का जाल भूपेश बघेल जी ने खूब फैलाया था। और मैं इस बात को इस चैनल पर बैठकर सरकार बनने के बाद इस बात को स्वीकार करता हूं कि आबो हवा थी कि हर एक आदमी बोलता था भूपेश बघेल की सरकार रिपीट होगी। ये मृगमरीचिका थी जिसको जनता ने खत्म किया। तो दोनों बात वही हो गई ना, जो प्रमोद जी कहते वही बात आप भूपेश को बोल रहे हैं, सुन लीजिए, ये मानना पड़ेगा, बात कर रहा हूं मैं सरकार, ये मानना पड़ेगा सरकार, क्योंकि ये मानना पड़ेगा। संजय जी मान लिए, ये अच्छी बात है। मैं ये सरकार के काम की बात कर रहा हूं, थोड़ा अंतर समझिए, थोड़ा अंतर वो बात सही बोल रहे हैं, आपने सही समझा था। संजय जी अभी फिर से उस बात को उलट दिए। सुन लीजिए, पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैं हर एक किसी भी परिस्थिति में मैं चुनाव हारूंगा तो उस बात को स्वीकार करने की आदत होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं, जीते तो बहुत अच्छा ईवीएम, हार गए तो ईवीएम गलत। आपसे छुपा हुआ मामला तो नहीं है, चुनाव आयोग गलत यदि हार गए तो, और यदि जीत गए तो चुनाव आयोग का माला ले जाकर पहनाने। तो ये कंफ्यूजन की जो बात प्रमोद दुबे ने किया ना, मेरे को तो ये ध्यान है कि पूरे भारत देश में सबसे कंफ्यूज नेता किसी को कहा जाता है तो राहुल गांधी कहा जाता है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो धर्मेंद्र शर्मा जी, क्या आपकी पार्टी लगभग वही असर पूरे देश के अंदर में। आप ही की बात उठ गई, आप ही की बात उठ गई। क्या कंफ्यूज्ड हैं आप लोग धर्मेंद्र जी? देखिए, कंफ्यूजन से भरे हुए नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, दिन भर झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, और इनके सारे प्रवक्ता बैठकर वही जुमलेबाजी को नए ढंग से परोसने का काम करते हैं। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, जनता के मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। आप अच्छे दिन का वादा, आप अच्छे दिन का वादा कमजोर क्यों है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं? जनता से वादा किया, उनकी बातों से आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? बात करते हैं, क्या कोई एक नेता नहीं है, सक्षम नेता क्या? सुन तो लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर को देश के एक अहम हिस्सा बनाना कंफ्यूजन है। आतंकवाद से देश को मुक्त करके ऐसा है, हटाना पिक्चर दिखा करके परफॉर्मेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही काम में लगे हैं, हर महीने पिक्चर लॉन्च करना। चलिए कुल मिलाकर अब इस बहस को यहीं पर थामने का वक्त आ गया। पिक्चर से आपकी काली करतूत को दिखा रहे हैं। खिड़की पर आप लोगों ने आपके पुराने पर फ्लॉप जो लोग थे, खिड़की पर क्या चले हो गया, संजय जी हो गया, संजय जी हो गया, समय हो गया, संजय जी खिड़की पर फ्लॉप फिल्में चला करके संजय जी प्रमुख हो गया, बनाया जा रहा है। समय खत्म हो गया। इस डिबेट को यहीं पर हमें थामना होगा। फाइनल कमेंट नवोदीप जी, नवोदीप जी बोलना चाह रहे हैं और नवोदीप जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। नवोदीप जी आपसे जाना चाहेंगे क्योंकि मैं इसलिए बाकी सब गेस्ट को रोक रहा था, आपके पास इसलिए गेस्ट को रोक रहे थे क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट लेना है और चूंकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो भी गई, हम तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। तो नवोदीप जी फाइनल कमेंट कीजिएगा, ये एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के मुद्दे को लेकर फाइनल कमेंट आपका इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद। जी हितेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो कंफ्यूजन की बात चल रही थी, और आज की तारीख में हमारे देश का मतदाता कंफ्यूज नहीं है, वो बहुत जागरूक है। हमारे देश के 97 करोड़ मतदाता बहुत जागरूक बैठे हुए हैं और वोटिंग के नतीजे, जो वोट की डेट अभी अनाउंस हो जाएगी, उसके नतीजे हम सबके सामने हो जाएंगे। जीते जी, ये बड़ी बात है। देखिए, कोई कंफ्यूज नहीं है, राजनीतिक विश्लेषज्ञ अच्छी तरीके से जानता है। जो हमारे 97 करोड़ मतदाता हैं वही संजय जी के लिए भी जनार्दन है और प्रमोद दुबे जी के लिए भी और धर्मेंद्र शर्मा जी के लिए और गुंजन चौकसे जी के लिए। तो कुल मिला के इस बहस में हितेश जी, हमने इंडिया और एनडीए के क्या मुद्दे हैं पिछले 5 साल में, क्या इन्होंने काम किया और इन्होंने कितनी बार सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दे को उठाया, ये जानने की कोशिश की। अब जनता को तय करना, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप लोग लगातार बने रहिए IBC 24 पर।